हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के 200 से भी अधिक दोस्तों क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो ये ही क्वेश्चन आपके बार बार आपके दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप देखना कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें से भी लगभग आपके 99% जो प्रश्न हैं वो आपको आदिकाल से यहीं से मिल जाएंगे। कोई एक आध बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है और वो पेपर सेटर है वो उनको इसलिए रखता है ताकि जो मेरिट है उसको दोस्तों क्या है मेंटेन किया जा सके। और ऐसे कुछ क्वेश्चन होने भी चाहिए जो कि आपकी पेपर है उसका क्या है थोड़ी सी उसमें विभेदकारता हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और आदिकाल से दोस्तों यदि आप 200, 250 से 300 प्रश्न यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो फिर इनसे बाहर दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड के लेवल पे जाने वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने हिंदी हब ऑफिशियल के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप टेलीग्राम पर जा कर के हिंदी हब ऑफिशियल सर्च करें और वहाँ पर आप जुड़ जाएँ। पहला क्वेश्चन है आपका, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो साहित्य को दोस्तों जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब किसने बताया है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये दोस्तों आपके गारसा दत्तासी ने किया था। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में ही मिल जाएंगे और यदि ज़्यादा मैंने बताया तो वीडियो फिर आपका बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो आपके नलिन बिलोचन शर्मा की क्या है ये पुस्तक है। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी द्विवेदी यानी कि HP द्विवेदी दोस्तों 3 पुस्तकें आपकी हिंदी साहित्य संबंधी लिखी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका है, रीति काव्य की भूमिका दोस्तों ये नहीं है, ये आपके डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है 52-53 में, ठीक है। ये उद्भव और विकास है 1940 में। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। आगे चलते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 ईस्वी, 1863, 1873, 1883। तो ये दोस्तों आपका 1883 हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके कर्नल जेम्स टॉड। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज, 284 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से दोस्तों किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था। तो ये आपका ग्रियर्सन का हो जाएगा दोस्तों क्या है 1888 में। और मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। 4 भागों में ये लिखा गया था। 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे, 1934 में इसके चौथा भाग है वो प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। तो ये दोस्तों जो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें सर्वाधिक जो विवादास्पद काल रहा है वो है दोस्तों आपके क्या है आदिकाल। आदिकाल को क्या है इन्होंने दोस्तों इन्होंने नाम दे दिया था वीरगाथा काल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके मत का क्या है विरोध किया था और उसको दोस्तों क्या है आदिकाल नाम दिया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो दोस्तों राम जी ने सीता का परित्याग किया था इसलिए राम जी की आलोचना की जाती है। तो राम कुमार वर्मा दोस्तों। आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास के समय की समय सीमा क्या मानी है? तो ये दोस्तों अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका आया था, ठीक है। तो ये इन्होंने साहित्य इतिहास की जो समय सीमा है दोस्तों 693 से और 1693 तक मानी है। 1693 तक क्यों मानी है? क्योंकि ये जो आपका इतिहास ग्रंथ है वो अभी तक दोस्तों अधूरा है, ठीक है। और शुक्ल जी के ग्रंथ को दोस्तों आधार बना करके इन्होंने ये लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये आपकी समय सीमा ये दोस्तों 693 से मानते हैं, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नामवर सिंह, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों वैज्ञानिक कौन है? गणेश जी ने दोस्तों सबसे पहले क्या है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगाया, उन्होंने केवल क्या है वैज्ञानिक रूप से शिव जी और पार्वती का चक्कर लगा करके क्या है
प्रथम देव की जो उपाधि है उसको क्या है प्रतिष्ठित हो गए। तो ये दोस्तों गणपति हैं। गणेश जी ने क्या है विज्ञान का काम किया था, तो ये आपको क्या है गणपति चंद्र हो जाएंगे। ये थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी ट्रक बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक इतिहास किसका है, आलोचनात्मक इतिहास, और मैंने हिंदी साहित्य इतिहास की जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कराई थी, तब मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग और आधुनिक काल। तो दोस्तों इनमें जो प्रवृत्ति मूलक जो आपका है वो हो जाएगा आपके रीति। रीति क्या है दोस्तों? एक रचना की क्या है, वो एक प्रवृत्ति है जिसमें संस्कृत के काव्य लक्षणों के आधार पर क्या है उनमें रचना की जाती है। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा है वो किसने दी थी? तो ये दोस्तों दी थी आपके मिस्र बंधुओं ने। रीति काल को अलंकृत काल कहा था। रीतिकाल किसका नाम है? रामचंद्र शुक्ल का नाम है दोस्तों रीतिकाल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये आपका क्या है रीतिकाल को अलंकृत काल है दोस्तों, ये आपके का मिस्र बंधुओं ने कहा था। आगे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों श्रृंगार काल कहा था। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल को जो नाम दिया है वो है आपका वीरगाथा काल। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको उदाहरण देता हूँ, लगभग आपके 95% जो क्वेश्चन है वो आपके आदिकाल के यदि आने होंगे, 2-3-4-5% आएंगे तो वो आपके यहीं से आ जाएंगे। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है? यदि आपको कहीं पर भी शुरुआत पूछी जा रही है, कोई भी डेट आपको पूछी जा रही है, तो संवत का और सन का दोस्तों विशेष आप ख्याल रखें। तो 1050 संवत से आप जानते ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 1075 से 1375 विक्रम संवत इन्होंने आदिकाल की यानी वीरगाथा काल की समय सीमा मानी है। शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो आधुनिक काल को दोस्तों इन्होंने गद्य की प्रधानता होते हुए तो इन्होंने दोस्तों उसको गद्य काल नाम दिया था। शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, कोई नहीं। तो दोस्तों जो कालों का इन्होंने जो नामकरण है वो आपके किया है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। हालांकि आदिकाल का इन्होंने जो नाम है वो दोस्तों 12 ग्रंथों के आधार पर किया था, ग्रंथों के आधार पर किया दिया था। लेकिन जो इनका भक्ति काल है, रीति काल है, गद्य काल है, तो वो दोस्तों इनकी क्या है युगों में इनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं और उनके आधार पर ही शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नामकरण किया था। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को जो संधि चारण काल है वो कहा है आपके राम कुमार वर्मा ने 693 से 1693, अभी हम देख रहे थे ऊपर, तो इन्होंने दोस्तों संधि चारण काल कहा है। और अपभ्रंश के संपूर्ण काव्य को हिंदी में दोस्तों क्या है समाहित कर लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, देख लो क्वेश्चन में आपको बता रहा था इसी प्रकार से आता है। संवत का और आपको साल का क्या है वो एयर फेयर करके देता है। तो 693 दोस्तों क्या है वो सन है, ध्यान रखना। 693 से 1693 वो दोस्तों सन है, ईस्वी है। अब 693 में यदि हम 57 यदि जोड़ देंगे तो हमारा आता है आपके 750। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 750 विक्रम संवत। तो डेट या जहाँ पर भी आपको प्रश्न में आए तो वहाँ पर आपको याद रखना है हिंदी के अंतर्गत कि संवत है या फिर वो सन है। आगे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ है वो कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1750 ईस्वी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1857 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, ये मानते हैं कि भाई 1857 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी और इसके बाद में हिंदी साहित्य की जो पूरी रूपरेखा है, काव्य की जो रूपरेखा है वो बदल गई थी। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, उसके बाद में क्या है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो 1857 से मानते हैं। जबकि जो शुक्ल हैं दोस्तों वो आधुनिक काल की शुरुआत तो आपके 1843 से मान लेते हैं, लेकिन 1868 से वो भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं और गद्य के प्रथम उत्थान की उसको संज्ञा देते हैं। वो जो 25 साल 1843 से 1868 के बीच का जो 25 साल का जो समय था उसे वो दोस्तों क्या है संक्रांति काल की संज्ञा देते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम है वो किसने दिया था? तो ये आपका दोस्तों बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को दोस्तों क्या है प्रारंभिक काल मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने माना है? तो ये माना है आपके मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, अलंकृत काल नाम दिया है इन्होंने किसको? रीतिकाल को नाम दिया है। और प्रारंभिक काल किसको नाम दिया है इन्होंने? प्रारंभिक काल का नाम दिया है
मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को। सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो जहाँ पर दोस्तों सिद्धों की बात हो रही है, सामंतों की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमारे कौन आ जाएंगे, राहुल संकृत्यायन जी आ जाएंगे। इन्होंने सिद्धों और नाथों पर दोस्तों, सिद्धों की रचनाओं का संकलन है वो इन्होंने हिंदी काव्यधारा में दोस्तों किया है। 1944 या 45 की जो रचना है वो मानी जाती है। राहुल संकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, और यही दोस्तों हिंदी का सर्वमान्य कवि माना जाता है पहला। तो हिंदी का पहला कवि है दोस्तों आपके सरपा। अब की बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हिंदी के प्रथम आचार्य कौन हैं, तो ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छे 30 मार्क भी उसमें क्या है, सरपा को ठोकाए थे, क्योंकि जल्दी था। ठीक है, ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं था, सबको पता है। लेकिन दोस्तों हिंदी का पहला कवि सरपा है, लेकिन पहला आचार्य किसे कहते हैं। रीतिकाल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम 3 श्रेणियाँ करते हैं कि भाई एक तो आचार्य हैं, एक कवि हैं और एक कवि शिक्षक आचार्य हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आचार्य वे हैं जिन्होंने क्या है, लक्षण ग्रंथों की रचना की, और लक्षण ग्रंथ तो दोस्तों रीतिकाल में लिखे गए। ठीक है, तो वहाँ पर केशव दास उसका उत्तर था, तो यहाँ पर आपके क्या है, सरपा हो जाएंगे। हिंदी का पहला ग्रंथ, पहली रचना कौन सी है, तो ये दोस्तों हिंदी का जो पहला ग्रंथ है सर्वमान्य वो है आपकी श्रावकाचार, जो कि देवसेन की है। ठीक है, और इसमें क्या है, 2.5 से 2 में क्या है, इसमें ग्रस्त वर्णन है, ग्रस्त धर्म का क्या है, वर्णन इसमें किया गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना है वो आपके मानते हैं कौन, गणपति चंद्रगुप्त 1184 में। और पृथ्वीराज रासो को आपके मानते हैं पहला महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पाहुड़ दुआ मुनि राम सिंह की रचना है। श्रावकाचार के रचयिता कौन है, तो ये दोस्तों देवसेन हो जाएंगे। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी, ये दोस्तों 933 ईस्वी में हुई थी। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है, तो जगनिक दोस्तों क्या है, इन्होंने जो वीर रस प्रधान ग्रंथ लिखा था, रासो कौन सा लिखा था, परमाल रासो, आला खंड के नाम से जिसे जाना जाता है दोस्तों। आला और उदल की वीरता का इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। जो 11वीं 12वीं की पुस्तक मैंने दोस्तों पढ़ाई थी, उसमें ये आता है कि ये जो शाखा हैं वो आपके बनाफर शाखा के थे। ठीक है, बनाफर शाखा के दोनों ये वीर थे। ये जो तथ्य है बनाफर शाखा, ये दोस्तों अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों वीर हैं, आला और उदल हैं, ये आपके बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ठीक है, परमाल रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या है, फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो जिलाधीश थे 1865 में चार्ल्स इलियट, उन्होंने दोस्तों सबसे पहले इसका प्रकाशन करवाया था। आला खंड किस रचना को लोकप्रिय नाम है, तो ये दोस्तों परमाल रासो का है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, जाली ग्रंथ। तो ये दोस्तों जो धारणा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो हो जाएगी आपकी अप्रामाणिक। देखिए पृथ्वीराज रासो को आपके 3 प्रकार से बांटा है। एक तो आपको एक ऐसे विद्वान है जो प्रमाणिक मानते हैं, एक आपके अर्ध प्रमाणिक मानते हैं जिसमें कि आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, और एक आपके क्या है, अप्रामाणिक, उसको करार दे देते हैं। शुक्ल ने दोस्तों इसको क्या है, जाली ग्रंथ की संज्ञा दी है। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है, तो बीसलदेव रासो दोस्तों क्या है, श्रृंगार रस से प्रधान रचना है। निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो निम्न में से हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों वो आपके शुक्ल ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो को माना है, और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का दोस्तों पहला महाकाव्य वो हो जाएगा प्रिय प्रवास, जिसमें कि संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया है 17 सर्गों में, और राधा को एक लोक नायिका, लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज रासो के वृद्ध रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं, जो वृद्ध रूपांतर है दोस्तों सबसे बड़ा जो रूपांतर है, इसके 4 रूपांतरण किए गए हैं। वृद्ध हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, ठीक है, लघु हो जाएगा, और आपके लघुत्तम संस्करण हो जाएगा। तो जो वृद्ध रूपांतर है दोस्तों उसमें आपके 69 समय हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको जो प्रमुख महाकाव्य हैं उसमें कितने कितने सर्ग हैं, किस किस का रचनाकाल क्या है, किस किस ने लिखा है, उसमें कितने सर्ग हैं, समय हैं, स्कंद हैं, खंड हैं, कांड हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। गोरखवाणी के संपादक कौन हो जाएंगे, तो दोस्तों गोरखवाणी में नाथों की रचनाओं का संकलन किया है आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। आगे चलते हैं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, नारी निंदा दोस्तों क्या है, नारी निंदा नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। तो सिद्ध हैं दोस्तों वो तो आपके वाम मार्ग की भोग साधना पद्धति को मानते ही थे, और इसी के विरोध में दोस्तों वाम मार्ग की साधना के विरोध में ही नाथ पंथ का क्या है, उदय हुआ था। तो नाथ पंथ की दोस्तों क्या है, सबसे जो इनकी बुराई की जाती है
आलोचक मानते हैं कि भाई नाथ पंथ है वो तो ठीक आया था, लेकिन इनकी क्या है, इन्होंने नारी को महत्व नहीं दिया था, नारी के प्रति इनमें क्या है, गहरी वितृष्णा थी और नारी के प्रति अनादर का भाव मिलता है। तो नाथ पंथ है दोस्तों, कामनी रूप की यहाँ पर निंदा मिलती है। और ये नाथ पंथ का जो प्रभाव है वो कबीर के काव्य में भी दिखाई देता है कि नारी की झाई पर अंधा होत भुजंग और कबरात इनकी कहा गति जो नित नारी के संग। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा है दोस्तों, नारी निंदा, ठीक है, नारी निंदा है, इंद्रिय निग्रह, ग्रस्तों का आदर, तो यहाँ पर ग्रस्तों का दोस्तों यहाँ पर आदर नहीं है। बर्ड रत्नाकर के रचयिता कौन हो जाएंगे? बर्ड रत्नाकर के रचयिता हो जाएंगे दोस्तों आपके ज्योतिषर ठाकुर। 2018 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था, 4 मिलाने के लिए रचनाएं दी गई थी। आदिकाल से आपका दोस्तों प्रश्न है ना, वो आपका बहुत ही आपका सरल आएगा, केवल आपकी मुश्किल से आपकी रचना यदि आप बात करें तो मुश्किल से आपकी 50 से 70 आपकी रचनाएं हैं जो आपसे बार बार पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत आपको संख्या बताई है 50-70 रचनाओं की, क्योंकि 5-7 तो आपकी क्या है, जैन साहित्य की रचना है। ठीक है, सिद्धों में ऐसी कोई खास रचना नहीं है, दोहा को चर्यापद हैं वो पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, 5-7 आपकी खुसरो की रचना है, 3-4 आपकी विद्यापति की रचना है। तो ये आपकी मुश्किल से आपकी 50 रचनाएं ऐसी बैठेंगी जो आपसे लगातार पूछी जाती हैं। एक आप बीसलदेव रासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, पृथ्वीराज रासों को ढंग से पढ़ लीजिए, परमाल रासों को ढंग से पढ़ लीजिए, बस एक विद्यापति और खुसरो को ढंग से पढ़ लीजिए, यहीं से आपका क्या है क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसकी प्रवृत्तियाँ दोस्तों क्या हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस रहते हैं। तो ये चलते हैं आपके कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, विद्यापति पदावली, पद्मावत हो जाएगा खुसरो की पहेलियाँ। तो दोस्तों प्राकृत पेंगलम है, विद्यापति पदावली है, खुसरो की पहेलियाँ, लेकिन जो पद्मावत है दोस्तों वो आपके भक्ति काल की सूफी प्रधान काव्यधारा का क्या है, ग्रंथ है, जायसी का 1540 में। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो विद्यापति पदावली है दोस्तों, इसी के कारण है ये क्या है, मैथिल कोकिल कहलाए थे, तो इसकी भाषा है वो आपकी मैथिली है। आगे चलते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो आदिकाल में दोस्तों खड़ी बोली के जो प्रथम प्रयोक्ता वो हो जाएंगे खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं तो हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है वो आपके हिंदवी में पूछो। तो यह याद रखना, ये हिंदवी का प्रयोग करते थे हिंदी के लिए। जैन धर्म का संबंध इनमें से किस कवि से नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जिससे जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो नहीं लिखा है? तो स्वयंभू, धनपाल, विद्यापति, जोइंदू। तो दोस्तों स्वयंभू है, जोइंदू है, धनपाल है, लेकिन दोस्तों जो विद्यापति है वो आपके जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ये अपभ्रंश भाषा कवि हैं, ये जोइंदू हो जाएगी। ठीक है, और धनपाल भी भविष्यत कथा के 10वीं शताब्दी के रचनाकार माने जाते हैं। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों 10वीं शताब्दी में धनपाल की रचना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो शिलाओं पर लिखा है? तो ये दोस्तों एक रचना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शिलांकित रचना मानी जाती है, नक्शे सौंदर्य का इससे आरंभ माना जाता है। ठीक है, गद्य और पद्य की मिश्रित चंपू काव्य में रचना मानी जाती है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, राहुल बेल दोस्तों रोड़ा नामक कवि के द्वारा लिखित मानी जाती है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए? वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल, पदावली, प्राकृत पेंगलम। तो ये हो जाएगी मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना हो जाएगी दोस्तों वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की। पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन, प्रबंधात्मकता। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई का ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जो सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष रहा है वो रहा है आपका ऐतिहासिकता को लेकर के। ठीक है, कि भाई ये पृथ्वीराज रासो है वो शायद ऐतिहासिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के यहाँ पर गहरा क्या है, आलोचकों में क्या है, मनमुटाव दिखाई देता है और यहाँ पर मतभेद दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो आपको क्या इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि भाई इसका जो प्रथम भाग है वो तो क्या है, इसमें क्या है, जो युद्ध वाला भाग है वो तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक है। ठीक है, हाँ भाई मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, लेकिन भाई वो इसमें क्या है कि गौरी को मार देता है, ये वो इसको उसको ले जाता है, गजनी ले जाता है, तो ये वाली बातें उसको क्या है, उसमें ऐतिहासिकता दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाहुड़, दोहा के इसी प्रकार की जो ऐतिहासिकता को लेकर के विवाद है वो आपके पद्मावत के बारे में भी है कि पद्मावत का जो प्रारंभ का भाग है वो तो आपका काल्पनिक प्रतीत होता है, लेकिन जो उत्तरार्ध का भाग है, ठीक है, उत्तरार्ध है जिसमें कि आपका लड़ाई है खिलजी के साथ में आपके, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या है वो ऐतिहासिक दिखाई देती है, वो तो ऐतिहासिक घटना है। तो साहित्य है कभी भी वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं होता। यदि साहित्य कोई ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगा फिर तो वो एक इतिहास की पुस्तक बन जाएगी। साहित्य में दोस्तों ऐतिहासिकता और कल्पना का मणिकांचन संयोग होना आवश्यक है। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं, तो पाहुड़ दोहा दोस्तों ये हो जाएगी आपके
राम सिंह की हो जाएगी। ठीक है, निम्न में से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एकमात्र ऐसा है कि विद्यापति में मिलती है या फिर आपके मैथिल कोकिल में मिलती है, वो विद्यापति पदावली में मिलती है या फिर आपके बीसलदेव रासो में मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बीसलदेव रासो। राहुल संकृत्यान द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो ये हो जाएंगी आपके दोहा कोश में आपके हो जाएंगी सरपा, लुईपा, गोरखनाथ, जालंधरनाथ। तो दोस्तों दोहा कोश है जो आपका, ये आपके सरपा का है। ठीक है, दोहा कोश। सिद्धों ने ऐसी कोई अपनी पुस्तक तो लिखी नहीं थी, लेकिन राहुल संकृत्यान ने आपका जो प्रबोध चंद बागची है और आपके महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री है, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का क्या है दोस्तों संकलन किया है, और उन्हीं में से राहुल संकृत्यान जी ने दोहा कोश में दोस्तों क्या है सरपा की रचनाओं को संकलित किया है। तो इसलिए सरपा की रचना मानी जाती है दोहा कोश। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए थे? तो दोस्तों चरित काव्य है चरित, आचार, फागु, चरचरी, ये आपके जैन काव्य की शैलियाँ हैं। तो यहाँ पर आपके चरित काव्य हो जाएंगे आपके जैन साहित्य में आपके रचे गए थे। विद्यापति, अगला आपका 51वां क्वेश्चन है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए थे? दोहा, चौपाई, पद, कवित्त और पद्दड़िया। तो ये आपके जो छंद, ये आपके जो चरित काव्य हैं दोस्तों, ये आपके दोहा चौपाई छंद में अधिक हैं, वो लिखे गए थे। ठीक है, कवित्त है दोस्तों वो तो हिंदी का अपना छंद है। ठीक है, तब तक आया नहीं था। पद में भी नहीं लिखे गए थे। पद्दड़िया है वो आपका क्या है, अपभ्रंश का छंद हो जाएगा। और चरित काव्य हैं जैन साहित्य की प्रवृत्ति आदिकाल के, तो दोस्तों दोहा चौपाई शैली का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू के द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों आपके पौमचर्यु के नाम से लिखी गई थी। रामचंद्र का केशवदास की है, रामायण आपके वाल्मीकि की है, रामचरितमानस आपके तुलसीदास की है, और पौमचर्यु दोस्तों क्या है आपके स्वयंभू की है, जबकि साकेत है वो आपकी किसकी है, मैथिलीषण गुप्त की। तो ये आपके रामकथा से संबंधित जो आपके क्या है महत्वपूर्ण आपके महाकाव्य हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो आपके किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का जो कवि है आपके स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि आपके स्वयंभू कहा जाता है। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये दोस्तों इसके दो माने जाते हैं कि कुशल लाभ और कल्लोल कवि को क्या है इसका माना जाता है। विद्वानों मतभेद है कि भाई कोई कुछ कहते हैं कुशल लाभ है, कुछ कहते हैं कल्लोल है, कुछ कहते हैं कि भाई पहले कुशल लाभ ने लिखी थी, बाद में कल्लोल ने इसमें क्या है संपादन कर दिया था। तो दोनों को ही या तो आपको एक ही मिलेगा, या तो कुशल लाभ मिलेगा या फिर आपका कल्लोल कवि मिलेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बीसलदेव रासो दोस्तों आपके नरपति नालय की रचना है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों पिंगल आ जाए, वृत्त आ जाए, छंद आ जाए, वो आपके छंद शास्त्र पर रचना हो जाएगी। ठीक है, तो 56वें का हो जाएगा आपके यहाँ पर छंद शास्त्र। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को दोस्तों सर्वमान्य नाम माना जाता है आदिकाल, जो कि आपके HP द्विवेदी ने दिया है। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता देखी जाती है? तो विद्यापति पदावली में दोस्तों आपके श्रृंगार रस की क्या है प्रधानता देखी जाती है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको क्या विद्यापति के पदों को क्या है नागिन की लहर के समान मादकता भरी कहा है। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि दोस्तों ये हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ये आप जानते हैं कि अजमेर का कौन था, पृथ्वीराज चौहान थे दोस्तों, शाकंभरी के चौहान। तो अजमेर के शासक से संबंधित हो जाएगी आपकी। ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके नरपति नालय। ठीक है, तो अजमेर का शासक था दोस्तों बीसलदेव। ठीक है, बीसलदेव जिसे कि विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो था दोस्तों बीसलदेव रासो। यहाँ पर वो नहीं दे रखा है आपका पृथ्वीराज रासो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति है किस शब्द से मानते हैं? तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी दोस्तों विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई रसायन से मानता है, कोई रासुईय से मानता है, कोई रासक से मानता है, कोई रास से मानता है, कोई रासव से मानता है। जिसमें सर्वाधिक जो प्रमाणिक मत है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानता है, और ये आपके रासक शब्द से दोस्तों क्या है मानते हैं। रसायन शब्द से मानते हैं आपके आचार्य शुक्ल। नाल्य रसायन आरंभ ही सावधात उठी ब्रह्म कुमारी। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी?
विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तो दोस्तों अभिनव जयदेव है, नवकवि शेखर है, मैथिल कोकिल है, ये सब आपकी जो उपाधियाँ हैं वो आपके दोस्तों विद्यापति की मानी जाती हैं। कौन सी रचना शालिभद्र सूरि की नहीं है? बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदनवाला रास। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धिरास है, भरतेश्वर बाहुबली रास भी है, पंच पांडव चरित रास है, लेकिन चंदनवाला रास है ये आपके दोस्तों कवि आसगू की रचना है। ठीक है, जालौर में इसका दोस्तों क्या है लेखन हुआ था। ये आपसे आरपीएससी 2018 में पूछा गया था और मैंने आपको जो 11वीं 12वीं की पुस्तक है वो वहाँ पर पढ़ा रखा है। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो ये दोस्तों शैव, सूफी, वैष्णव, शाक्त, ये तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस शासक यहाँ पर रहते थे, कौन से मत के अनुयायी थे। तो विद्यापति का आपको बिल्कुल रूप से पता होना चाहिए। इनका यहाँ पर जहाँ पर भी इनका जीवन परिचय होगा वहाँ पर निश्चित रूप से ये दे रखा होता है कि विद्यापति हैं दोस्तों वो आपके शैव मत के अनुयायी माने जाते हैं। आगे चलते हैं। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो ये आपके जो दोस्त तिरहुट के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह, उन दोनों के दोस्तों क्या है दरबारी कवि माने जाएंगे। तो यहाँ पर शिव सिंह दे रखा है। खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ पर संग्रहित की गई है? तो दोस्तों खुमार रासो है उसकी जो उसकी प्रमाणिक प्रति है वो आपकी संग्रहित की गई है आपके पुणे के संग्रहालय में। ठीक है। बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? 100, 120, 128, 140। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बीसलदेव रासों में आपके 128 छंद हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो अर्ध प्रमाणिक दोस्तों जो मानते हैं वो हो जाएंगे आपके, मैंने आपको बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो चार्ल्स इलियट ने आपके 1865 में फर्रुखाबाद के दोस्तों एक जिला कलेक्टर थे, आला खंड का या परमाल रासों का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो जैन मत का प्रचार है दोस्तों आपको भारत के जो पश्चिम है गुजरात है, और विशेषकर गुजरात के काठियावाड़ में, जालौर में, सिरोही के आसपास, जालौर का दोस्तों जो भीनमाल क्षेत्र है वो जैनों का दोस्तों क्या है, जैनों का भीनमाल है, और आपका जो काठियावाड़ है वो जैनों का दोस्तों क्या है प्रसिद्ध क्षेत्र था। और आज भी आप वहाँ पर देख सकते हैं जैनों का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो प्रचार था वो था आपके गुजरात में। नाथों का था वो दोस्तों उत्तरी राजस्थान हो जाएगा और आपके पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा। सिद्धों का हो जाएगा दोस्तों वो आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में थे। और आपके सिद्ध हो गए, नाथ हो गए, ठीक है, और आपके क्या है जैन हो गए। आगे चलते हैं। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि कौन सी थी? हर्षवर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन, चौहान राजाओं का शासन, औरंगजेब का शासनकाल। तो दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन का कोई मतलब नहीं है, चौहान राजाओं का यहाँ पर शासनकाल था। ठीक है, 1100 की, और आपके जानते ही हैं आपकी वत्सराज ने वो 1100 आपके 91 में और 1192 में आपके हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उस समय चौहान राजाओं का काल था आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य के आदि कवि लेकिन दोस्तों यदि हम देखें आदिकाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, तो वो आपके हर्षवर्धन साम्राज्य के पतन के लगभग भी आ जाती है। क्योंकि जैसे कि आपके रामकुमार वर्मा हैं, ठीक है, उन्होंने 693 से यदि इसकी स्वीकृति मानी है, ठीक है, और राहुल संकृतैन भी मानते हैं। हालांकि आचार्य शुक्ल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर चौहान राजाओं का शासनकाल आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी शुरुआत से देखें, कोई अपभ्रंश से लगा कर हम हिंदी साहित्य की देखें, तो वहाँ पर आपके हर्षवर्धन साम्राज्य का जो पतन था वहाँ से भी दोस्तों आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो शुरुआत हो जाती है, जिसे हम जीके के अंतर्गत बृहत्तर भारत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहपा का समय डॉक्टर राहुल संकृतैन ने क्या माना है? तो दोस्तों सरहपा भी पता होना चाहिए, इसका समय भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इन्होंने जो समय है दोस्तों 769 ईस्वी इसका माना है। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है, तो ये कौन सा छंद है? चौपाई, कवित्त, सवैया, दोहा। तो ये जो छंद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके दोहा। ठीक है, दोहा को दोस्तों क्या है आदिकाल का
देन माना गया है। हिंदी के कुछ विद्वानों ने गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानता है। इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो शालिभद्र सूरी की जो दोस्तों प्रमुख रचना है वो है आपके भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना जाता है? तो ये दोस्तों आपका संदेश राशक है। और पहला दोस्तों क्या है? धर्मेतर राजग्रंथ, यानी कि धर्म से अलग, यानी कि पहला मुसलमान कवि के द्वारा लिखाया गया। दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6ठी शताब्दी की रचनाओं परमात्म प्रकाश और योगसार से माना जाता है। ये दोस्तों आपकी किसकी हैं? जोइंदू की हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपकी किसकी हो जाएंगी? जोइंदू की हो जाएंगी। रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? तो उपदेश कौन देंगे दोस्तों? जिनदत्त सूरी देंगे। ठीक है। और बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। स्मृति काव्य, गीति काव्य, गेय काव्य और आपके शोक गीत। तो ये दोस्तों आपका माना जाता है गेय काव्य, ध्यान रखना आप। ठीक है, गेय काव्य आपको बीसलदेव रासो माना जाता है। ना तो ये मुक्तक है ना, ठीक है, ना ये खंड काव्य है। ठीक है, तो आपको करेंगे क्या? इसको गेय काव्य आपको कहना है। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, बीसलदेव रासो और आपके परमाल रासो। तो ये दोस्तों जो हम्मीर रासो है उसका आज तक कोई भी पुस्तकार रूप उपलब्ध नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये आप याद रखना है। केवल सूचनाओं के रूप में ये उपलब्ध है। आला और ऊदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत जो प्रभावशाली वर्णन है किसमें है? तो ये आप जानते हैं परमाल रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये दोस्तों सर्वाधिक विवादित है, आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो है आपके पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा निम्न में से क्या है? डिंगल है, पिंगल है, राजस्थानी है या फिर मिश्रित है? तो ये दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? इसकी मिश्रित इसकी हो जाएगी। राजस्थानी प्लस डिंगल इसकी क्या है? ठीक है, मिश्रित इसकी क्या है? भाषा हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है समय, अनुच्छेद, संदर्भ, परिच्छेद। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 69 समय जो कि आपका बृहत्तम संस्करण मिलता है उसमें आपके 69 समय मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, समय कहा गया है। जैसे कि आपके कैमास वध है, ये प्रसंग है आपके, ठीक है, और आपके इस प्रकार आपके 69 ये समय हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती है? तो ढोला मारोरा दोहा, खुसलो की पहेलियाँ, राउल वेल। तो ये आपकी सारी लौकिक साहित्य की रचना है, लेकिन जो दोहा कोश है दोस्तों ये लौकिक साहित्य में नहीं आती है। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की थी? वज्रयान, हीनयान, महायान और दुखवाद। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वज्रयान। ठीक है, वज्रयान की दोस्तों क्या है? इन्होंने प्रचार करने के लिए सिद्धों ने, ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे आपका जो जैन धर्म है वो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद में 2 भागों में बढ़ गया था। एक कहलाया था हीनयान, एक कहलाया था महायान। महायानी दोस्तों आगे चल करके वज्रयान हो गया। वज्रयान सहजयान से, ठीक है, मंत्रयान। तो यहाँ पर सहजयान से फिर आपका क्या है? नाथों का विकास हो गया। और यहाँ पर वज्रयान से किसका विकास हो गया? सिद्धों का विकास हो गया था। तो सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जो कि कठोर साधनाओं में विश्वास रखते थे। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया है वह कौन सी भाषा है? तो दोस्तों इनकी जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा जाता है। जो कुछ क्या है? धुंधली है, संध्या के समय कैसी अस्पष्ट भाषा दिखाई देती है, इसमें क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है, उसे क्या है? संध्या भाषा कहा जाता है। इसके जब तक इसके प्रतीक नहीं खुलते हैं, जब तक इसकी रूढ़ियाँ नहीं खुलती हैं, प्रतीकों का जब तक खुलाव नहीं होता है, तब तक ये भाषा हमें समझ में नहीं आती है। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो ये आपका जो प्रभाव है दोस्तों वो आपके भक्तिकालीन साहित्य में और विशेषकर इसमें क्या है? संत काव्य परंपरा, और उसमें भी दोस्तों कबीर के साहित्य में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। चर्यापद क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है, बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद हैं। सिद्धों की आचार संहिता है, नाथों की आचार संहिता है। तो ये दोस्तों आपके बौद्धों द्वारा एक विशेष प्रकार के जो पद हैं जो गाए अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे। जैन और जैन नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का
जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था धर्मोपदेश, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ये दोस्तों क्या है, इनका धर्मोपदेश था। अपने वज्रयान का क्या है, तत्व का प्रचार प्रसार करना, सहजयान का प्रचार प्रसार करना। इसी प्रकार से जैनों का भी दोस्तों उद्देश्य यही था। ठीक है, तो धर्म का उपदेश क्या है इन्होंने दिया था। हालांकि इन्होंने क्या है, आडंबरों पर भी इन्होंने क्या है, कटाक्ष किया है। सिद्धों ने पंडिल सऊल सत्य बखाणी देहई बुद्धि वसंत ना जाने। नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे चौरंगी नाथ नहीं दोस्तों, ये आपके गोरखनाथ हो जाएंगे। तो गोरखनाथ ही आपके नाथों में सबसे मुख्य कवि माने जाते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा नाम नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो जालंधरी नाथ, भर्तरी नाथ, चुनकर नाथ तीनों हैं दोस्तों। आपके आचार्य शुक्ल ने अलग नाम बताए हैं और आपके रामकुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9 नाथों का अलग से क्रम बताया है। तो ये आपके दोस्तों कंडप्पा हैं, जिसके अंदर पा आ जाए, जालंधर नाथ, जैसे आपके सरपा हो गया, ठीक है, डोम्बिपा हो गया, कंडप्पा हो गया, लुईपा हो गया, जिसके अंदर पा आ जाए तो वो आपका क्या है, सिद्ध हो जाएगा। और नाथ आ जाए, भर्तरी नाथ, चुड़कर नाथ, बाकी का आपका क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी कौन सी है, रास शैली सर्वाधिक फेमस है। हालांकि चारों ही जो शैलियाँ हैं वो आपकी जैन साहित्य की हैं, फागु, चरित, आचार, रास, चरतरी। ठीक है, तो ये सारी आपकी जैन साहित्य की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है आपकी रास शैली, जैसे कि पृथ्वीराज, वो आपके जैसे कि भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, सुमतिगणी रास। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी। और अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? तो ये अमीर खुसरो हैं दोस्तों, वो आपके निजामुद्दीन औलिया के थे। गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। किसकी मृत्यु पर कहा था, किसने कहा था? पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया था? तो ये दोस्तों क्या है, खुसरो ने क्या क्या लिखा था, शेर, रुबाइयाँ, गज़ल और शायरी। तो इन्होंने दोस्तों आपके क्या है, गज़ल को भी इन्होंने अपनाया था। ठीक है, और आपके फिराक गोरखपुरी की तो आपके हैं ये रुबाइयाँ, तो ये आपके क्या है, गज़ल को इन्होंने क्या है, अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? उमापति, कवि गंग, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दामोदर शर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके उमापति हैं, वो आपके क्या है, मैथिली भाषा के क्या है, एक अन्य कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतिहास का, धर्म का, समाजशास्त्रीय का और व्याकरण का। तो ये जो दोस्तों ग्रंथ है वो हो जाएगा आपके व्याकरण का ये ग्रंथ माना जाता है। वर्ण रत्नाकर है, एक शब्द को, संदर्भ सूची, व्याकरण ग्रंथ, टीका। तो ये हो जाएगी आपके शब्दकोश है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, मैथिली का इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। स्वयंभू रचित पौमचर्यु में किस कथा को आधार बनाया गया है? तो स्वयंभू रचित दोस्तों इसमें क्या है, आपकी रामायण की कथा को आधार बनाया गया है। आगे चलते हैं, 98वें क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। भक्ति काल की समयावधि में जन्म से लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा जन्म से लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कौन सा कवि है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके विद्यापति हैं। ठीक है, भक्ति काल की समयावधि में जन्म से लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कौन है? यानी कि इसका समय है दोस्तों क्या है, भक्ति काल की समयावधि, जैसे कि आपकी 1375 से मानी है शुक्ल ने। ठीक है, ये 1375 से किसको मानी है, 17 से, तो 17 से 1900 रीतिकाल। तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था भक्ति काल की समय सीमा में, लेकिन फिर भी इनका क्या है, आदिकाल में शुक्ल ने इनको माना है। इसीलिए दोस्तों विद्यापति है उसको आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है, योजक कवि भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों का प्रमुख रस वीर होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आपको बहुत ही अजीब ये बात मिलेगी कि इसका जो सहयोगी रस है वो आपका श्रृंगार माना जाता है। श्रृंगार और वीर रस का क्या है, इसमें दोस्तों क्या है, अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इसीलिए जो इसकी शैली है दोस्तों वो आपकी डिंगल ना होकर के पिंगल प्रधान ये शैली मानी जाती है। आरंभिक काल को वीर काल नाम किसने दिया था? तो ये दोस्तों जो वीर काल है वो आपके दिया था आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और रीतिकाल को ये कहते हैं श्रृंगार काल। देसिल बेना सब जन मिट्टा तें तेसन जंपहो अबट्टा, ये दोस्तों आपके बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन
किस रचना के विषय में कहा है? तो दोस्तों स्वयं विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता रचना के बारे में ये कहा है कि भाई इसकी जो भाषा है वो आपकी अवहट्ट है। विद्यापति पदावली है वो आपकी किसकी भाषा में रची गई है? वो मैथिली में है। जबकि जो कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है वो आपकी वीर रस की रचना है, ये आपकी अवहट्ट में लिखी गई है। किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग मिलता है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, अभी अभी आया है। पृथ्वी रासो, कीर्तिलता, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके बीसलदेव रासो। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर कवि और केशवलाल। तो जय मयंक जस चंद्रिका है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी मधुकर कवि की। ठीक है, ये इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जय मयंक जस चंद्रिका और आपकी क्या है भट्ट केदार की हो जाएगी आपकी एक कृति। तो इसमें क्या है चंद्रिका है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी मधु हो जाएगी। ठीक है, यानी उससे क्या है अमृत की वर्षा होती है या फिर आपके शहद की वर्षा होती है। करकंड चरित के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों कनकामर मुनि हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, डॉक्टर बोलर। तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके श्याम सुंदर दास। दोस्तों आचार्य शुक्ल हैं वो तो जाली ग्रंथ मानते हैं और श्याम सुंदर दास हैं वो आपके क्या है इसको प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने ही इस ग्रंथ को प्रधान आधार मानते हुए आदिकाल का दोस्तों क्या है नामकरण वीर गाथा काल किया था, लेकिन फिर भी इसको क्या है ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली सा प्रतीत होता है, इस प्रकार की पंक्ति कहते हैं। तो ये आपके आचार्य रामचंद्र जो श्याम सुंदर दास हैं वो इसको प्रमाणिक मानते हैं। रेवंतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों विजय सेन सूरी। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा का ऐसा ही आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका पूछ लिया गया था। 12 ग्रंथों में आपके क्या है खुमार रासो है, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, श्रावकाचार। दोस्तों यहाँ पर कोई भी रचना यहाँ पर क्या है नहीं है। खुमार रासो है, विजयपाल रासो है, बीसलदेव रासो है, लेकिन श्रावकाचार नहीं है। जिस ग्रंथ की ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है वह है पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, हम्मीर रासो, खुमार रासो। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी कीर्तिलता। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के विषय में दोस्तों सर्वाधिक विवादास्पद है, ऐतिहासिकता को लेकर के सर्वाधिक विवाद मिलता है। ठीक है, हम्मीर रासो है वो आपका क्या है सूचना रूप में ही उपलब्ध है, इसकी भी प्रमाणिकता नहीं है। खुमार रासो की भी नहीं है, कहाँ तो इसमें क्या है ये आधिकारिक रचना है, इसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कीर्तिलता है वो इसकी क्या है ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित मानी जाती है। अब वंश व्याकरण के रचयिता कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर हो जाएगा, धनपाल हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके हेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, अब वंश का पाणिनि भी इनको कहा जाता है। आसगू कवि की रचना है ये हो जाएगी दोस्तों आपके चंदनवाला रास, जालौर में लिखी गई थी। आगे चलते हैं 112वें क्वेश्चन पर। शब्दानुशासन के दोस्तों लेखक हैं इसीलिए इनको क्या है पाणिनि कहा जाता है। अब वंश का हेमचंद्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? तो ये दोस्तों आपके लक्ष्मीधर है। ठीक है, इसमें जज्जल बब्बर कवियों की रचनाओं का भी संकलन किया गया है। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र की रचना है। डैकुमार, चरियु, नागकुमार चरित के रचनाकार कौन हो जाएंगे? स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमति गणी और रोड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पुष्पदंत। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हो जाएंगे आपके सोमप्रभ सूरी। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो सर्वथा अप्रमाणिक दोस्तों जो मानते हैं वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूर्णतः इसको क्या है इन्होंने अप्रमाणिक करार दे दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये दोस्तों बीसलदेव रासो हो जाएगा। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये आपके श्रीधर हो जाएंगे। जयचंद प्रकाश के रचनाकार, अब मैं आपको बता रहा था कि जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्र का इसमें हमको क्या है बहुत ही क्या है में इसको क्या है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई मधुकर करें या फिर हम भट्ट केदार करें। ठीक है, तो जय मयंक जस चंद्र का है दोस्तों चंद्रमा में से क्या है मधुर चांदनी की क्या है बरसात होती है, तो यहाँ पर मधुकर का भी हो जाएगा जय मयंक जस चंद्र का। लेकिन जो जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार की, ये भट्ट केदार की यानी आपने भट्टा देखा होगा जिसमें कि ईंट पकती हैं तो उसमें क्या है उसमें से प्रकाश निकलता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। भट्ट केदार, भट्टी में से क्या निकलेगा प्रकाश निकलेगा, और चांदनी होगी वो कैसी होगी मधुर होगी। तो जय मयंक जसचंद्र का वो मधुकर कवि की, और जयचंद प्रकाश है वो आपकी भट्ट केदार की हो जाएगी। पुस्तक जल्लन हट दे
चली गज्जन नृपकाज, बहुत ही दोस्तों ये क्या है, घिस गई है पंक्ति आते आते पेपरों में। पंक्ति किसकी है? ये दोस्तों चंद्रवरदाई की पंक्ति मानी जाती है कि चंद्रवरदाई जब उसको गजनी ले जाया जा रहा था तो ये जो आपका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको अपने जल्लण पुत्र को क्या है पूरा करने के लिए दे गए थे। चली गज्जन नृपकाज यानी कि गजनी जा रहे हैं नृप के यानी कि राजा यानी पृथ्वीराज की कार्य के लिए। कैमास बद प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? और दोस्तों इसमें से एक पंक्ति है, अब की बार पूछ ली गई थी, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बीशलदेव रासो है और जो पृथ्वीराज रासो है उसको क्या विशेष रूप से वर्णित कर रखा है, इसलिए उसकी पंक्ति पूछ ली गई थी। वो कैमास बद से ही उसकी पूछी गई थी, वहाँ उसमें कैमास नाम आया था। तो ये कैमास बद की प्रसंग है दोस्तों, ये आपके बीशलदेव नहीं पर पृथ्वीराज रासो से ही संबंधित है। मनहु कला सस्वांश कला 1692 है, किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये आपकी दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपकी पृथ्वीराज रासो की। मैथिल कोकिल के नाम से दोस्तों आपके विद्यापति जाने जाते हैं। ढोला मारोरा दोहा की नायिका का दोस्तों क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपके मारवाणी। ठीक है, बीसलदेव रासो की नायिका दोस्तों क्या है, ये आपको पूछा जाता है बहुत बार, तो ये आपकी राजमती हो जाएगी दोस्तों बीसलदेव रासो की। आगे चलते हैं। अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे, पंक्तियों के रचयिता कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंदू, दामोदर शर्मा। तो ये दोस्तों अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मीट सहज में रहे, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी गोरखनाथ की। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? ये दोस्तों हो जाएंगे आपके नल्ल सिंह हो जाएंगे विजयपाल रासो के। सहजियान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजियान दोस्तों आपको क्या है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के क्या है ये माना जाता है, तो सहजियान हो जाएगा आपके सहजियान के प्रवर्तक दोस्तों गोरखनाथ नहीं है, ये हो जाएंगे सहजियान के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके सरपा हो जाएंगे। ठीक है, सहजियान हो जाएंगे आपके सरपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे आपके जो पहले कवि हैं सरपा हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का। पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक हैं, तो ये आपके एचपी द्विवेदी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो बहुत ही अच्छा दोस्तों डीप क्वेश्चन है, किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो ये दोस्तों कीर्ति लता को इन्होंने कहा है कहानी कहा है, और इसी की भाषा को इन्होंने अवट कहा है। देसिल वेना सब्जन बिट्ठा कीर्ति लता की पंक्ति है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का योग दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो दोस्तों अपभ्रंश काल है वो किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर नगेन ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है? तो ये आपके अपभ्रंश काल है वो दोस्तों क्या है? धीरेन्द्र शर्मा ने कहा है। और जो हिंदी जो 16 ग्रंथों का जो आपकी हिंदी नागरिक पिछाड़ी सभा का जो 16 खंडों का जो आपका इतिहास ग्रंथ आता है, हिंदी साहित्य का जो विकास है वो भी आपका खंड है, जो सेकंड नंबर का खंड है वो आपके धीरेन्द्र वर्मा का ही लिखा गया है। पहला है हिंदी साहित्य की पीठ का, वो आपकी राजवली पांडे की है। आदिकाल का प्रथम कवि कौन सा है? तो आदिकाल का दोस्तों जो प्रथम कवि हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पुष्पदंत, विद्यापति, चंद्रवरदाई, स्वयंभू। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसके ऑप्शन के हिसाब से होगा वो हो जाएगा आपके स्वयंभू। आदिकाल का प्रथम कवि सरपा है, लेकिन दोस्तों प्रथम बड़ा कवि आपके राहुल शंकरतायन ने भी स्वयंभू को ही माना है। पुरुष कहानी हो कहूँ जसु पत्थावे पुन्नु किस कवि की उक्ति है? तो ये दोस्तों विद्यापति की नहीं है, नरपति नाले की, ये विद्यापति की पंक्ति है दोस्तों, विद्यापति की पंक्ति है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु, ये आपके विद्यापति की पंक्ति है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन सा है? तो खड़ी बोली का दोस्तों प्रथम कवि है वो आपके अमीर खुसरो माना जाता है। बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसलदेव रासो मैंने आपको बताया था कि भाई वो गेय काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य नहीं है, खंड काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य नहीं है, गीति काव्य। तो वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है वो ऐसे दे रखे, गीति काव्य भी दे रखा था, गेय काव्य दे रखा, ऐसा आपसे आएगा नहीं, यदि आएगा तो दोस्तों बहुत ही विवाद हो जाएगा। तो इसमें गीति काव्य और गेय काव्य एक ही बात है, तो यहाँ पर आप गीति काव्य कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? अबहट्ट हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था अबहट्ट, देसिल वेना सब्जन बिट्ठा, तै तैसन जंप हो अबहट्टा। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत है दोस्तों वो आपके सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, सूफी संप्रदाय का। तो अवधूत मत है, नाथ मार्ग है। ठीक है, ये सारे के सारे जो नाम हैं वो आपके किसने दिए हैं? एचपी द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के बारे में कहे हैं। आगे चलते हैं।
140 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वी रासो, जयमयंक जसचंद्र का। तो ये दोस्तों तीनों रचनाएं हैं वो आपकी हैं, जबकि बीसलदेव रासो श्रृंगार की है। देशी नाम वाला कोश है वो किसकी रचना है? तो ये आपकी जो देशी नाम वाला कोश है दोस्तों ये आपकी हेमचंद्र की रचना हो जाएगी। चर्यापदों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? चर्यापदों के रचनाकार हो जाएंगे आपके बौद्ध सिद्ध हो जाएंगे। 142 का हो जाएगा आपके 100। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में दोस्तों आपके जो कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं वो हो जाएंगे आपके पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत को दोस्तों क्या है अपभ्रंश में, ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता कहा जाता है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? तो चंपू किसे कहते हैं? जो कि गद्य और पद्य दोनों में होती है, उसे दोस्तों राहुल बेल है, शिलांकित रचना मानी जाती है। ठीक है, राहुल नामक नायिका के क्या है इसमें सौंदर्य वर्णित है। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का चरित्र वर्णित हुआ है सरयू काव्यों में, महापुराण में, कथा काव्यों में और आपके रस काव्यों में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके महापुराण में दोस्तों। ठीक है, 63 महापुराण गुणालंकार ये आपकी रचना है पुष्पदंत की। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए हैं? तो पृथ्वीराज रासो के दोस्तों प्रथम जो विदेशी उद्धारक है वो किया था आपके गार्सा दत्तासी, कर्नल जेम्स टॉड, प्रोफेसर बुलर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों इसके उद्धारक के रूप में क्या है प्रसिद्ध माने जाते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है तो ये आपकी बीसलदेव रासो हो जाएगी। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो ये आपके की गई है दोस्तों आपके पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा मिलती है, इसीलिए इसका सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। संदेश रासक के रचयिता कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान हो जाएंगे। महापुराण के रचयिता हो जाएंगे दोस्तों आपके पुष्पदंत हो जाएंगे। इनमें से सिद्ध कवि कौन सा है? तो इनमें से सिद्ध कवि दोस्तों पा देख लेंगे, सरपा हो जाएगा, ये सिद्ध कवि हो जाएगा। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये दोस्तों आपके किसके है? आलाखंड से है, जगनिक की पंक्ति हो जाएगी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। 152 अब आपके 153 पे चलते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये दोस्तों आपके अमीर खुसरो की क्या हैं ये पहेलियाँ हैं। और भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, पंक्ति के रचना कौन है? तो ये हो जाएंगे पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे आपके हेमचंद्र हो जाएंगे दोस्तों। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त होता है? राजस्थान से, बंगाल से, दक्षिण भारत से और आपके उत्तर प्रदेश से। तो आदिकाल का जो अधिकतम जो साहित्य है दोस्तों वो आपके प्राप्त होता है राजस्थान से। ठीक है, क्योंकि आदिकाल में आपके देखिए नाथ साहित्य आ जाएगा। ठीक है, जैन साहित्य भी आपके राजस्थान के दक्षिण में जो गुजरात का प्रदेश था वहाँ से आपका लिखा जा रहा था। इसके अलावा आपका जो रासो साहित्य है वो भी आपका जैसे कि आपके पृथ्वीराज चौहान हैं, बीसलदेव रासो है। ठीक है, तो ये सारे आपके राजस्थान से संबंधित थे, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें राजस्थान उत्तर हो जाएगा। हालांकि जो सिद्ध साहित्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? चर्यापद, संदेश राशक, भविष्यत कहा और राहुल बेल। तो दोस्तों जो नक्सिक वर्णन की जो शुरुआत मिलती है वो आपके मिलती है राहुल बेल से इसकी शुरुआत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो जो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो अब्दुल रहमान को मानते हैं प्रथम कवि। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषाओं में देखने को मिलता है? तो ये आपके सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसमें दोस्तों उलटवासियों का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? तो गेय पदों की जो परंपरा का दोस्तों जो रूप है वो आपके जो सिद्धों की आपकी क्या है चर्यापद थे उनमें ही दिखाई देने लग जाता है। किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 में दोस्तों क्या इनको माना है। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? प्राकृत प्रकाश के रचनाकार दोस्तों ये आपके हो जाएंगे बर्रुचि। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? भक्ति कवि, दरबारी कवि, शुद्ध श्रृंगारी कवि, वीर रसपूर्ण कवि। आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वक्तव्य है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिनको हर कोई लगा करके विद्यापति के पदों को श्रृंगार की क्या है लीला कहता है। तो ये आपके हो जाएंगे शुद्ध श्रृंगारी, इन्होंने क्या है विद्यापति को बताता है। उसी प्रकार से कहता है जिस प्रकार के गीत गोविंद के पदों को भी कुछ लोग क्या है भक्ति के पद बता दिया करते हैं। रास परंपरा की प्रथम रचना हो जाएगी आपकी कौन सी है? तो रास परंपरा की हो जाएगी आपके भरतेश्वर बाहुबली रास। रास परंपरा की भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगी। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? तो दोस्तों प्रथम हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना हो जाएगी आपके
पंच पांडव चरित रास, ये भी दोस्तों शालिभद्र सूरी की है। इनकी पहली रचना कौन सी है? रास परंपरा की भरतेश्वर बाहुबली रास। और प्रथम ऐतिहासिक रचना जिसमें इतिहास का वर्णन है वो है आपके पंच पांडव, जिसमें कि आपके पांच पांडवों की कथा है वो उठाई गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य है, ग्रंथ है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीत ही काव्य? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपके खंड काव्य है ये, ठीक है। भरतेश्वर और बाहुबली रास में आपके क्या है, भरतेश्वर और बाहुबली नामक दो योद्धाओं का क्या है वर्णन है, जिनको क्या है बहुत ज़्यादा वो युद्ध में संहार करते हैं, जीतते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अफसोस होता है और जैन धर्म में दीक्षा लेकर के क्या है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं, 165 हो जाएंगे आपके। विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी रेवंतगिरी रास। सुमति गणी किस रचना के हैं? ये हो जाएगी नेमिनाथ रास। आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी आदिकाल की जो भाषा है वो आपकी शैलियाँ कह लीजिए आपके 100 आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी हो जाएगी दोस्तों डिंगल और पिंगल। हालांकि ये दोस्तों भाषाएं नहीं हैं, ये आपकी काव्य की क्या है, शैलियाँ हैं। डिंगल किसे कहते हैं? जब राजस्थानी भाषा का समावेश हो जाता है ब्रजभाषा के साथ में, और जब ब्रजभाषा अपभ्रंश के साथ में जब ब्रजभाषा का समावेश हो जाता है उसको दोस्तों पिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश के साथ में जब राजस्थानी भाषा का समावेश हो जाता है उसे डिंगल कहते हैं। तो डिंगल और पिंगल हैं, ये दोनों आपकी काव्य की शैलियाँ हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डिंगल और पिंगल क्या हैं, भाषा हैं, शैलियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा था। सहजिया संप्रदाय के संपादक संस्थापक कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैंने आपको बताया सहजियान शाखा के जो प्रवर्तक हैं वही सहजिया संप्रदाय है, तो ये सरपा हो जाएंगे। पुष्य पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ये दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने इसको पुष्य पुंड को पहला कवि माना है। राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ है वो रचित है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, खुमाड़ रासो है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब की बार प्रश्न आया था कि किस ग्रंथ में दोस्तों महाराणा प्रताप का क्या है वर्णन मिलता है? तो खुमाड़ रासो वैसे तो आदिकाल का ग्रंथ है, लेकिन इसमें आपके महाराणा प्रताप तक का क्या है वर्णन देखने को मिलता है। इसे लगता है कि इसको बाद में संपादित किया गया था। हम्मीर रासो के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो हम्मीर रासो है दोस्तों वो आपकी शारंगधर की रचना है, और इसके जो छंद हैं वो आपके प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या इसका अनुमान लगाया जाता है कि भाई हम्मीर रासो नाम की भी कोई रचना है वो लिखी गई थी। पृथ्वीराज विजय है दोस्तों वो आपके जयानक की है। संध्यावासा नाम के प्रयोक्ता कौन है? तो संध्यावासा नाम का जो प्रयोग किया था दोस्तों वो आपके किया था मुनि दत्त ने, ठीक है, मुनि दत्त ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नाम दिया है? तो नाथ पंथ को दोस्तों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ठीक है, ये सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, तो ये आपने इन्होंने क्या है अवधूत संप्रदाय इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें आपके सर्वाधिक जो प्रमाणिक है वो हो जाएगी आपके माता प्रसाद गुप्त और आपके अगरचंद नाहटा। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में दोस्तों क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कि सर्वाधिक प्रमाणिक है पृथ्वीराज रासो को किसने संपादन किया है? ठीक है, तो ये आपका लघुत्तम जो संस्करण है उसका संपादन किया था दोस्तों आपके माता प्रसाद गुप्त ने और अगरचंद नाहटा ने। और यही जो लघुत्तम जो संस्करण है इसमें कि लगभग आपके 1300 छंद हैं, वो ही आपका क्या है सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दी थी? तो ये दी थी आपके दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। इसी को इनको क्या है उद्धारक कहा जाता है। वीर गीत के रूप में कौन सी रचना प्रचलित है? तो ये आपके आप जानते ही हैं पृथ्वीराज वीर गीत के रूप में, तो ये आपके दोस्तों वीर गीत के रूप में कौन सी ही रचना है वो प्रचलित है? तो वीर गीत के रूप में दोस्तों जो प्रसिद्ध रचना है वो हो जाएगी आपके बीसलदेव रासो, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वीर गीत के नाम से इसका क्या है कि भाई इसमें नाम और वीर गीत नाम है तो इसमें वीर रस का वर्णन है, ध्यान रखना। तो वीर गीत नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है श्रृंगार रस का वर्णन है, लेकिन इस रचना को क्या है वीर गीत के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, छप्य छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? तो दोस्तों छप्य छंद है वो आपका हो जाएगा चंदर बरदाई का, ठीक है। छप्पे छंद इनको क्या है बहुत ही अरिल छंद और बहुत छंदों के प्रयोग तो माने जाते हैं, लेकिन छप्पे का इन्होंने क्या है सर्वाधिक प्रयोग किया था और छप्पे छंद का बादशाह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है।
पिछली बार के नेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था आपका कि चंद्रवरदाई का जो प्रमुख छंद है वो कौन सा है, तो वहाँ पर छप्पे नहीं दे रखा था। उसके बाद में उन्होंने क्या है, यूजीसी ने दोस्तों अरिल उसका क्या है उत्तर माना था। विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं, मैथिली ने, अभट्ट में, संस्कृत में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों विद्यापति ने तीनों भाषाओं में रचना लिखी हैं। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, वो अभट्ट में है। विद्यापति पदावली है दोस्तों, वो आपकी मैथिली में है। और गोरक्ष विजय है, ठीक है, बहुत सारे इनके नाटक हैं, वो बाकी के बाकी सवार संस्कृत में माने जाते हैं। तो उपयुक्त सभी में इन्होंने रचना लिखी है। आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया, तो ये आपके रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है। और चारण काल दोस्तों किसने दिया है, आपके ग्रियर्सन ने दिया है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का सर्ग है, पद्मावती समय, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पृथ्वीराज रासो का। ध्यान रखना, पद्मावती समय है वो आपके पृथ्वीराज रासो का है, पद्मावत का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पद्मावती समय हो जाएगा आपके पृथ्वीराज रासो का। वीरगाथा काल में जैन नाथ सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना है। यही दोस्तों आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था कि किसने आदिकाल में सिद्धों नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके आदिकाल की कोटि से बाहर कर दिया था। तो ये ऐसा करते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए शुरुआत 150 संवत से मानते हैं। यदि 1050 संवत यानी कि 993 ईस्वी से मानेंगे तो भाई साहब ना तो नाथों की संख्या आएंगी और ना ही कोई जैन काव्य आएगा और ना ही आपका सिद्ध साहित्य आएगा। आगे चलते हैं, तंत्र साधना की प्रधानता किस में रही है, वैष्णवों में, संतों में, जैनों में, वज्रयान में। तो दोस्तों वज्रयान में क्या है, सिद्ध और नाथ आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपके सिद्ध आते हैं मुख्य रूप से, तो वहाँ पर आपकी तंत्र साधना, ब्रह्ममार्ग की साधना पद्धति, पंचमकार की साधना पद्धति देखने को मिलती है। फागु सबसे ज़्यादा किसके द्वारा लिखा गया, तो फागु है दोस्तों वो आपके जैनों के द्वारा लिखा गया। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया था, ये दोस्तों आपके विद्याधर ने संकलित किया था। बौद्ध सिद्धों के पदों दोहों को बंगाक्षरों में बौद्धगान और दूहा के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था। बहुत ही दोस्तों अच्छा आपका प्रश्न है। तो बौद्ध और दूहा दोस्तों ये आपकी हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले प्रकाशित करवाया था। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके आचार्य शुक्ल का है। और एक मैं आपको बात बता दूं, इसी प्रकार का जो कथन है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मिलता है और इसी प्रकार कथन है वो आपके डॉक्टर बच्चन सिंह का भी मिलता है। तो ये आप याद रखना, ये आपको कथन है वो रटना पड़ेगा एज इट इज। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता। तो ये आपका आचार्य शुक्ल का है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार से गाथा या गाहा प्राकृत का छंद है, उसी प्रकार से दोहा दुआ है वो अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कवियों के कालक्रम का सही विकल्प कौन सा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सरपा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सरपा पहली बारी में आ रहा है, तो सरपा हो जाएंगे, लुईपा हो जाएंगे, विरूपा, कंडप्पा। तो ये आपका क्या है, ये कथन है वो आपका सही हो जाएगा। सरपा सबसे पहले कवि हैं। आगे चलते हैं, तो ये आपके दोस्तों 190 क्वेश्चन आपके आदिकाल से हमने आपके कराए हैं और मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है दोस्तों, वो आपकी हो गई होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन है दोस्तों पसंद आए होंगे। तो कमेंट में बताइएगा किस प्रकार क्वेश्चन लगे। आगे दोस्तों भक्ति काल की यदि आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए, यदि आपको दोस्तों चैनल पे हमारी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है और आप भी यदि थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि प्रत्येक जो आपकी वीडियो है वो दोस्तों समय से आपको मिल सके। और किस किस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादातर कमेंट आए थे कि भाई बालकांड के और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो आपकी शुक्ल की वीडियो भी दोस्तों आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।